दोस्तों, आपके लोकप्रिय एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल इंग्लिश आसानी से में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ हम अंग्रेजी पढ़ने की अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज जेंडर की बात करेंगे, लिंग की बात करेंगे। हम दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं मोटे तौर पर दो लिंगों में विभाजित हैं। कुछ पुरुष हैं, कुछ स्त्रियां हैं। और इस बात का इतना असर है हम लोगों पे कि हमने चीज़ों के नाम भी उस तरीके से रख दिए हैं। हम चीज़ों को संबोधित भी उस तरीके से करने लगे हैं। हिंदी में जब हम कहते हैं दरवाज़ा खुल गया, बिजली गिर गई, आसमान फट पड़ा, तो किसी को हम पुल्लिंग बना देते हैं, किसी को हम स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो हिंदी में इस तरीके से मोटे तौर पर दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वैसे नपुंसक लिंग भी है जिसमें कोई जेंडर नहीं होता किसी चीज़ में। अंग्रेजी में 4 लिंग या जेंडर होते हैं, जिसमें से सामान्य बात है कि पहला जेंडर पुल्लिंग या मैस्कुलिन जेंडर हम उसको बोलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग है, ये पुरुष को दर्शाता है, नर को दर्शाता है ये। तो पुल्लिंग में, अंग्रेजी में मैस्कुलिन जेंडर में हम क्या क्या रखते हैं, जैसे आदमी हुए, कोई लड़का हुआ, शेर हुआ, इनको हम पुल्लिंग या मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। किसी भी ऐसी चीज को जो मैस्कुलिनिटी दिखाए या पुरुष गुण दिखाए, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। हॉर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। और आगे हम पढ़ेंगे तो कुछ बर्ड्स में भी उनको हमेशा एक ही, जैसे मुर्गी को हैन कहा जाता है, मुर्गे को कॉक कहा जाता है, तो ऐसे ही और दूसरे बर्ड्स में भी नर मादा होते हैं, उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब आपकी समझ में मेरे ख्याल से मैस्कुलिन या पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर ठीक से आ गया होगा। ऐसे ही दूसरा जेंडर है फेमिनिन, हिंदी में इसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और ये स्त्री भाव को, नारी भाव को दर्शाता है। इसमें हम महिलाएं, लड़कियां, शेरनी, घोड़ी, मुर्गी, है ना, तो मोरनी, इस तरह जो स्त्री भाव को दर्शाती हैं, ऐसी चीजों को, ऐसे नामों को हम स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम जेंडर से नहीं पहचानते, बल्कि उनके स्टेटस से पहचानते हैं, उनके स्तर से पहचानते हैं। तो उस मामले में ये जरूरी नहीं होता कि वो नर हैं, मादा हैं, आदमी हैं या औरत है। जैसे एक दुकानदार है, वो सुबह शाम तक सामान बेचता है, तो उसके यहाँ जो भी लोग आते हैं वो ग्राहक कहलाते हैं। वो ग्राहक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, कि कोई पुरुष भी हो सकता है, सुबह शाम तक आते रहते हैं। तो उसके लिए वो सब ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, ठीक है। इनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, उभय लिंग। मतलब वो नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकते हैं, उनमें दोनों गुण हो सकते हैं। तो मतलब दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, दोनों गुण तो नहीं, दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, तो उनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे किसी कार्यालय का में काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो उनको स्टाफ बोलते हैं। कार्यालय का स्टाफ है, उसमें औरतें भी होती हैं, आदमी भी होते हैं, तो वो स्टाफ मेंबर जो है वो कॉमन जेंडर में आएगा। वो न तो नर में हम उसको रखेंगे, ना उसको नारी में रखेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि स्टाफ मेंबर में, हमारे कार्यालय में काम करने वाले स्टाफ में
मिसेस ओबरॉय बहुत अच्छा काम करती हैं। जब हमने ये नाम ले लिया मिसेस ओबरॉय, मिसेस लगा दिया, श्रीमती लगा दिया, तो वो नारी हो गई। फिर हम लिखेंगे मिसेस ओबरॉय बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर सिर्फ स्टाफ ही कहेंगे या स्टाफ मेंबर कहेंगे तो वो कॉमन जेंडर में आएगा, उसमें कोई नर या नारी भाव नहीं होगा। ऐसे ही एक जो इसमें जेंडर है चौथा, उसे नपुंसक लिंग बोलते हैं। दोस्तों, नपुंसकता का अर्थ हम बड़े अजीब से तरीके से लेते हैं, जैसे कोई खराबी है, कोई बीमारी है, क्या है, ऐसा नहीं है। जिस चीज से लिंग बोध ना हो कि भाई ये पुरुष है या स्त्री है, हो आपके सामने, कोई ग्रुप नहीं है, एक सिंगल चीज है, लेकिन पुरुष है या स्त्री है, जिससे लिंग बोध ना हो, अंग्रेजी में उनको हम न्यूटर या न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, नपुंसक लिंग में रखते हैं। जैसे अब आसमान है, आसमान को आप क्या कहेंगे? हिंदी में तो आप कहेंगे आसमान फट पड़ा, आसमान नीला है, आसमान काला है ना, या तो इस तरह से आप कहेंगे। तो वहां तो उसको पुल्लिंग में लिया जाता है आसमान को, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में इसको नपुंसक लिंग या न्यूटर में लिया जाता है, न्यूटर जेंडर में, जिसका कोई लिंग नहीं है। ऐसे अंग्रेजी में पेंसिल हो, मेज हो, पंखा हो, इनको न्यूटर जेंडर में लिया जाता है। इनको कोई लिंग के आधार पर कोई भाव नहीं दिया जाता, ना तो ये पुरुष में आते हैं ना ये स्त्री में आते हैं। ये फर्क है। कोई इमारत है। अब कॉमन जेंडर में और न्यूट्रल जेंडर में फर्क क्या हुआ? कॉमन जेंडर में वो फिर भी जीवित लोग थे, जीवित लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये जीवित हैं, ये लोग हैं, ठीक है। लेकिन वो दोनों ही हो सकते हैं, उसमें आपके लड़के, आदमी, औरतें, लड़कियां, ये कुछ भी हो सकता है उसमें, इसलिए हम उसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। लेकिन न्यूट्रल में हम उसको बोलते हैं जिसको किसी भी स्त्री या पुरुष के वर्गीकरण में नहीं रखा जा सकता। जैसे पेंसिल है, अब इसको क्या कहेंगे? अभी स्त्री है या पुरुष है? आपके बोलचाल में तो हम उसको, चलो पेंसिल गिर गई, मेज गिर गई, दरवाजा खुल गया, इनको पुरुष और स्त्री भाव देते रहते हैं। लेकिन इनका लिंग क्या है? इनका लिंग तो कुछ नहीं है, ये जीवित भी नहीं है, तो इनके लिंग के आधार पर वर्गीकरण अंग्रेजी में नहीं किया जाता इसका। तो इनको हम न्यूटर या न्यूट्रल जेंडर की वर्गीकरण में रखते हैं, इनको ये नाम दिया जाता है। और बाकी इनको सिंगुलर और प्लूरल करते हुए भी इनके जेंडर में कोई चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। तो आज हमने यहाँ पर लिंग को, अंग्रेजी में कितने लिंग होते हैं, कितने प्रकार के लिंग होते हैं, जेंडर्स होते हैं, उनको यहाँ पर समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें अभी भी किसी तरह का संशय हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना प्रश्न भेजिए, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे चैनल का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हुई विषय वस्तु को समझा होगा। और ऐसा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ उसको शेयर कीजिए। इसी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ते हुए हम इंग्लिश के नए चैप्टर्स लेकर आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा।